ये आकाशवाणी है, कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 23वीं कड़ी। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। ये आकाशवाणी है। ताज़ा समाचार ये है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें अधिकतर वृद्ध महिलाएं थीं। कारण का पता नहीं चला है, परंतु ये कहा जा रहा है कि पुल के एक भाग गिरने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हुआ है। विस्तृत जानकारी आनी अभी बाकी है। मैं उस भगदड़ का चश्मदीद हूँ। मैं अभी भी उस पल को महसूस कर रहा हूँ। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैंने अपनी आंखों से मौतें देखी। स्थान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 था। वो 10 फरवरी 2013 का दिन था। पूरा स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। अचानक मैंने लोगों को एक दूसरे पर गिरते हुए देखा। जब पुल का एक भाग गिर गया, बहुत ही भयानक दृश्य था और देखते ही देखते सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा और चारों तरफ केवल शोर ही सुनाई दे रहा था। पंकज, लगता है तुमने उस भयानक पल को अनुभव किया। जो साल और तारीख तुम बता रहे हो, उससे लगता है कि ये हादसा कुंभ मेले के दौरान हुआ है। बिल्कुल सही शारदा। हाँ, वो शाही स्नान का दिन था। देश के प्रत्येक कोने से लोग आ रहे थे, केवल शाही स्नान देखने के लिए नहीं, बल्कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए भी। सरकार ने उस वर्ष लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया था और प्रत्येक दिन लगभग 4 लाख लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। ये भीड़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वश के बाहर थी। 36 लोगों की तत्कालीन मौत हो गई, जिसमें 27 बुजुर्ग महिलाएं व एक 8 साल की बच्ची भी शामिल थी। बड़ी दुखद घटना थी। उस 8 साल की बच्ची को कुंभ से क्या लेना था पता नहीं, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। कुंभ मेले में इतनी भीड़ होती है, लोगों को अपने साथ छोटे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। ना तो छोटे बच्चों को कुंभ की परंपराएं समझ में आती हैं और ना ही वे जगह और समय की कमी के कारण मजा ले पाते हैं। बेवजह बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। शारदा, तुम जानती हो, घर पर हम सब पंकज के लिए कितने परेशान थे, क्योंकि वो अकेला ही जा रहा था। हमने उससे संपर्क साधने की कितनी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उस समय सभी लाइनें व्यस्त आ रही थीं। हम सब टीवी और रेडियो से चिपके हुए थे ताज़ा समाचार जानने के लिए, और मैं मन ही मन बस अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तुम जानती हो मंजरी और शारदा, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। तुम उस भगदड़ के बाद के शोर को देखती, ओह गॉड, रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी उन औरतों की लाशों को देखती। औरतें और रिश्तेदारों का रोना बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य था। ये देखकर कि ये आपदा लोगों की बनाई हुई है और इसे टाला जा सकता था। ऐसा लगता है कि ये भगदड़ आजकल आम हो गई है। इन भगदड़ों में बहुत से लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं, परंतु ये मानवकृत आपदा, और वो भी छोटी सी भूल के कारण, हमारी समझ के बाहर है। शायद तुम्हें याद हो या तुमने अखबार में पढ़ा होगा, ऐसी ही एक घटना राजामुंद्री में हुई थी, आंध्र प्रदेश में, गोद नदी के किनारे। 14 जुलाई 2015 को ऐसी एक भगदड़ में 27 लोग मारे गए थे। वास्तव में विश्वास नहीं होता
कि ऐसी आपदा नदी के किनारे होती है, जहां इतना फैला हुआ किनारा होता है? क्या ये लोगों की जिज्ञासा है या कुशल प्रबंधन है जो ऐसी घटनाओं का कारण होता है? लेकिन आपदा होती अकस्मात है। नहीं, राजा मुंद्री की ये भगदड़ तब मची जब भीड़ में एक औरत पुष्कर घाट के सक्रिय द्वार में घुसते समय भीड़ पर गिर गई। एक बार फिर मैं यह दोहराना चाहूंगी कि लोगों की जिज्ञासा, अनुशासन की कमी या अकुशल प्रबंधन इन भगदड़ों के मूल कारण हैं। देखो, ऐसी जगहों पर भाग लेने वाले लोग ना अधिकतर वृद्ध नागरिक होते हैं। ये लोग स्वयं अनुशासित और ईश्वर से डरने वाले होते हैं और बहुत ही संभल कर रहते हैं। परंतु इसी भीड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि इस प्रकार की आपदा का कारण बनते हैं। भौतिक शास्त्र की अनुशासित विद्यार्थी होने के नाते मुझे उन वृद्ध नागरिकों पर दया आती है जिन्हें इन आपदाओं को झेलना पड़ता है। वास्तव में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे इन आपदाओं के भयंकर दुष्परिणाम कुछ कम हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। भगदड़ कोई आज की घटना नहीं है। ये 20वीं सदी की देन नहीं है, ये दीर्घकालीन है। स्वयं भारत में ही इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। मार्च 2010 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राम जानकी मंदिर के मेले में भगदड़ के कारण 65 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये तब हुआ जब लोग मुफ्त भोजन प्राप्त करने के लिए धक्का देने लगे। जनवरी 2011 में केरल के कोच्चि समारोह में भगदड़ में 100 लोग मारे गए थे और 25 घायल हुए थे। 2 ताजा घटनाएं नासिक, कुंभ और मक्का की हैं। हज के दौरान भगदड़ में मरने की घटनाएं कोई नई नहीं है। प्रत्येक वर्ष ये मक्का में होता है। हाल ही में मक्का में 700 से ज्यादा लोग मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। जब बहुत सारे लोग किसी उत्सव या कार्यक्रम के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तब भगदड़ होती है। अधिकतर भगदड़ धार्मिक स्थानों, यात्राओं या चुनाव रैलियों में होती हैं। ऐसे मौकों पर अनुशासन की कमी, नियमों का उल्लंघन, कानून को तोड़ना ही भगदड़ के मुख्य कारण है। कभी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाता है और भगदड़ मच जाती है। पापा, हाँ क्या मैं आपके इस भगदड़ के कारण और परिणाम की चर्चा में बीच में बोल सकता हूँ? हाँ हाँ मेरी जिज्ञासा ही मुझे इस चर्चा में खींच लाई। हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यद्यपि मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता था, परंतु फिर भी इस ओर खींचा चला गया। अच्छी बात है। मैं इस बारे में सोच रहा था कि ये भगदड़ हमारी अपनी गलतियों के कारण होती है, जैसे स्कूल में जाते वक्त, आते वक्त। क्या मैं सही हूँ? बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देती हूँ और उत्तर है नहीं। क्योंकि जब तुम स्कूल से निकलते हो तो अनुशासन में निकलते हो। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें अनुशासन से निकलने में हेल्प करते हैं। यदि कोई अनुशासन तोड़ता है तो उसे डांटा जाता है। तो तुम स्कूल से बाहर निकलने की तुलना भगदड़ से नहीं कर सकते हो। ये जंगली और पागल भीड़ नहीं होती बेटा। जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा, भगदड़ केवल एक जंगली व पागल धक्का है। ये काफी खतरनाक है। तुमने पागल जानवरों को बिना किसी कारण इधर से उधर भागते हुए देखा होगा। हाँ, अब मुझे याद आया। मैंने डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट चैनल में जंगली भेड़, घोड़ों, हाथी, गैंडों को एक साथ बिना किसी कारण इधर उधर भागते हुए देखा है। ये बड़ी संख्या में होते हैं और जब ये भागते हैं तो पागल भीड़ लगती है। ऐसी ही भगदड़ इंसानों में भी हो सकती है। इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर देखा। इसलिए भगदड़ एक आपदा और सार्वजनिक दुर्घटना का कारण है। परंतु पापा, ये भगदड़ कोई तो शुरू करता होगा, वरना बिना किसी कारण लोग क्यों भागने लगेंगे? हाँ रोहित बेटा, इस प्रकार का प्रश्न करना लाजमी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे भगदड़ शुरू हुई, और ऐसे में किसी पर आरोप लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर मास साइकोलॉजी में है। रोहित, एक काम करो। क्या पापा? तुम ये सोचो कि तुम किसी मंदिर या थिएटर में हजारों लोगों के बीच फंस गए हो। ठीक है, फिर? किसी तरह की कोई रुकावट आ जाती है, जैसे समझो निकलने का रास्ता बंद हो गया, धक्का शुरू होता है और फिर शोर और चीखें। मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया? हाँ, तुम हिल नहीं सकते, ना भाग सकते हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, जब तक बाहर निकलने में बहुत देर हो जाती है। संक्षेप में कि आप निकल नहीं सकते और ये भी समझ नहीं आता कि क्या करें। हाँ, बिल्कुल सही।
और उसी समय चारों तरफ से तुम पर दबाव बढ़ रहा है। तुम दब रहे हो, तुम सामने निकलने के लिए धक्का लगाते हो, पर तुम नहीं निकल पाते, तुम अपने हाथ भी नहीं उठा पाते। तुम्हारे चारों तरफ लोग घबरा रहे हैं। ये निस्सहाय भीड़ सामने निकलने के लिए धक्का लगाती है, बिना ये सोचे कि कौन दबता है या पिसता है। तुम्हारे पैर उखड़ जाते हैं, तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है। कहीं जमीन नहीं है, केवल लोग हैं। सोचो, तुम उस वक्त क्या करोगे? क्या सोच सकता हूँ मैं निकलने की कोशिश करूँगा, किंतु निकलने का कोई मौका नहीं। भीड़ मुझे दबा देगी और सांस लेने के लिए तिलमिलाऊंगा। उस 5 मिनट में घुटन से कोई मर ही जाएगा। बिल्कुल सही। अब तुम समझ गए कि तुम्हारी मास साइकोलॉजी ने इस बारे में क्या कहा था। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है। तुम हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर से बात कर सकते हो। आपका मतलब है रविंद्र अंकल से? बिल्कुल सही। वो समझा देंगे कि भीड़ की क्या मानसिकता होती है। ठीक है, ये करता हूँ। हेलो। हेलो हेलो अंकल, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हेलो रोहित बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल, धन्यवाद। आप पहले पापा से बात कर लें, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है बेटे। हेलो। हेलो पंकज, कैसे हो? हाँ रविंद्र, अच्छा हूँ। आज सब तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा। हाँ, इसलिए रोहित ने तुम्हें फोन किया। वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। रोहित, प्रश्न पूछो। जी पापा। अंकल, मैंने भगदड़ का अनुभव नहीं किया है, परंतु कहा जाता है कि दम घुटने के कारण लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं और हर तरफ काफ़ी अराजकता फैल जाती है। मम्मी कह रही थी कि इसका मतलब मास साइकोलॉजी में मिलता है। आप इसे कैसे समझा सकते हैं? रोहित बेटे, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं रोहित कि मैंने कभी भगदड़ नहीं देखी है, जैसे कि आपके पापा ने देखी। लेकिन तुम ऐसे या तो गर्मी से बेहोश हो सकते हो, या फिर हार्ट अटैक से मर सकते हो, या यदि तुम गिर जाओ तो मसले जा सकते हो। तुम अपने छाती व सर की चोट के कारण भी मर सकते हो, और हाँ, खोपड़ी पर चोट लगने से भी मर सकते हो। तुम्हारी हड्डियां पसलियां टूट सकती हैं और फेफड़े पंचर हो सकते हैं, और या पेट में चोट भी लग सकती है। अंकल, आप मास साइकोलॉजी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गलत व्यवहार और उससे चोट लगने के बारे में बात कर रहे हो। मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यह विषय विस्तृत है और फोन पर समझाया नहीं जा सकता। ऐसा करता हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ और वहीं समझाता हूँ। ठीक है बेटे? ठीक है अंकल। बाय बेटे। हेलो रोहित बेटे। अंकल, स्वागत है। बैठिए बैठिए। नहीं, यहाँ बैठिए, मैं पापा को बताता हूँ। पापा, पापा, रविंद्र अंकल आए हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं आता हूँ। और कैसे हो रोहित? भाई, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग अभी तक भगदड़ के बारे में चर्चा कर रहे हो। भाई जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा और तुम्हारे पापा ही इसका जवाब देंगे। लो आ गए। और कैसे हैं? बस ठीक हूँ। भला मैं इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं मास साइकोलॉजी का विशेषज्ञ नहीं हूँ भाई। अरे पंकज, मैंने पहले ही रोहित को बता दिया है कि मैंने कभी भगदड़ नहीं देखी और ना ही उसके दर्द से गुजरा हूँ। क्या आप मुझे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के अनुभव की याद दिला रहे हैं? तब तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपने भीतर डर का बयान नहीं कर सकता। मैं वहां से भागना चाहता था, पर मेरे चारों तरफ लोग थे। मुझे पसीना आने लगा और मैं डर गया कि अब कैसे निकल पाऊंगा। मैंने कभी ऐसी स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था, ना ही कभी इसका सामना किया था। रोहित, अब तुम समझे कि तुम्हारे पापा किस स्थिति से गुजरे और उनकी क्या हालत थी। तुम्हारे पापा भी उस भीड़ के एक सदस्य थे। अब तुम भीड़ की पूरी मनोवैज्ञानिक दशा के बारे में सोच सकते हो। तुम्हें मानव मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम मनुष्य छोटे परिवार समूह से निकले हैं। हम ये नहीं जानते कि हमें भीड़ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये झुंड की मानसिकता पशुओं में, चिड़ियों में और मछलियों में आम है, क्योंकि वे समूह में चलते हैं। लेकिन अंकल, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इन दोनों भिन्न संस्थाओं को एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं। बेटे, मैं अभी उसी विषय की ओर आ रहा हूँ। अभी तुम्हारे पापा ने बोला कि वो भागना चाहते थे। वास्तव में यही सामान्य मानव व्यवहार है। लेकिन देखो रोहित, दुर्भाग्यवश तुम ऐसी परिस्थितियों में हिल नहीं सकते। ये सब भागने की मनोवैज्ञानिकता है। एक सामूहिक डर इसे भयानक बना देता है। प्रोफेसर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
समस्या शुरू होती है लोगों के मंजिल तक पहुंचने के भय से, यानी दर्शन या डुबकी से। जब तुम भीड़ में दबने लगते हो तब तुम बाहर निकलने और भागने की सोचते हो। रोहित बेटे, क्या तुम्हें अपने पापा से तुम्हारे मास साइकोलॉजी के व्यवहार के प्रश्न का उत्तर मिल गया? दूसरी बात, भगदड़ भौतिक शास्त्र और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़ी है। रविंद्र, तुम कहना चाहते हो कि लोगों की ठोकर एक कड़ी के समान प्रतिक्रिया बना देती है जो कि असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न कर देती है। बाहर निकलने के स्थान का बंद होना, अत्यधिक भीड़ आग में घी का काम करती है। लेकिन अंकल, आपने भौतिक शास्त्र की बात की। भौतिक शास्त्र भगदड़ से कैसे जुड़ा हुआ है? देखो रोहित, मैं भौतिक शास्त्र का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर हाँ, तुम्हारी मम्मी भौतिक शास्त्र की प्रोफेसर हैं। वो इस पर अधिक प्रकाश डाल सकती हैं। उनसे पूछो, वो आपके पापा से भी अधिक उचित होगा। रोहित, अभी के लिए बहुत है, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ अंकल के लिए। चलो जल्दी। ओके पापा, अभी लाता हूँ। मम्मी, हाँ बेटा। उस दिन रविंद्र अंकल कह रहे थे कि भगदड़ भौतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं सभी तथ्य तो नहीं समझ पाऊंगा, पर कुछ नियम आवश्यक समझ जाऊंगा। रोहित बेटा, ये बिल्कुल सीधा है। जब भीड़ दो विपरीत दिशा में चल रही है और जब वो एक संकरी जगह पर एक दूसरे से टकराती हैं, तो भयंकर भगदड़ मच सकती है। अभी हाल ही में हज की भगदड़ में यही हुआ। जब लोग या बहुत सी वस्तुएं विपरीत दिशा में एक दूसरे को सभी दिशाओं में धक्का देती हैं, तो बहुत कम बात निकलती है। किंतु ये सब घनत्व या प्रति वर्ग मीटर कितने लोग हैं, इस पर निर्भर करता है। 7 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर एक खतरनाक घनत्व है और ये बल बहुत अधिक होता है। मम्मी, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप और सरल तरीके से समझा सकती हैं? और दूसरी बात, ज़्यादातर जब लोग एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तब भगदड़ मचती है। ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। हाँ बिल्कुल। देखो, जब एक तरफ जाती हुई भीड़ का घनत्व कम होता है तो तुम्हें धीमा बहाव दिखता है। भीड़ जब व्यवस्थित तरीके से चलती है तो बहाव बहती नदी की तरह तेज होता है। लेकिन जब घनत्व 100 से ऊपर हो जाता है तब क्या होता है? तब लोग रुकते हैं और चलते हैं, और ऐसे में किसी संकरी जगह या मोड़ पर रुकावट बन जाती है तो लोग धक्का देने लगते हैं, और जो बल यहाँ निकलता है वो किसी को मारने के लिए काफ़ी होता है। हाँ बिल्कुल। देखो, जब एक तरफ जाती हुई भीड़ का घनत्व कम होता है तो तुम्हें धीमा बहाव दिखता है। भीड़ जब व्यवस्थित तरीके से चलती है तो बहाव बहती नदी की तरह तेज होता है। लेकिन जब घनत्व 100 से ऊपर हो जाता है तब क्या होता है? तब लोग रुकते हैं और चलते हैं, और ऐसे में किसी संकरी जगह या मोड़ पर रुकावट बन जाती है तो लोग धक्का देने लगते हैं, और जो बल यहाँ निकलता है वो किसी को मारने के लिए काफ़ी होता है। इसका मतलब खतरनाक घनत्व भगदड़ का एक अहम कारण है। बिल्कुल सही शारदा, परंतु उस समय ये भी आवश्यक है कि आगे के लोग उसी रफ्तार से चलें जैसे उनके पीछे आने वाले चल रहे हैं। यदि किसी कारण उनको गली नहीं मिलती तो गड़बड़ हो सकती है। आगे चलने वाले लोग दब सकते हैं, कुचले जा सकते हैं, और ये खतरनाक साबित हो सकता है। मम्मी, हाँ, मेरी नासमझी पर मत जाना। मुझे बताओ कि ये बल कितना तेज हो सकता है? बेटा, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है तुमने। मैं समझाती हूँ तुम्हें। अनेक खतरनाक घटनाओं से पता चलता है कि ये बल 4500 न्यूटन यानी लगभग 450 किलोग्राम तक का हो सकता है, और ये बल एक लोहे की छड़ को मोड़ने के लिए काफ़ी होता है। बल लोगों के धक्का देने से और एक दूसरे पर झुकने के कारण होता है। मंजरी, क्या ये एक चेन रिएक्शन है या क्युमुलेटिव इफेक्ट है जो कई चेन रिएक्शंस के कारण होता है? हाँ, यही डोमिनो प्रभाव है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। लगातार धक्का लगता है, तुम अपना संतुलन खो देते हो और या तो मूक हो जाते हो या गिर जाते हो। तुम जमीन पर नहीं गिरते क्योंकि जगह ही नहीं होती। एक छेद उत्पन्न हो जाता है और तुम्हारे आसपास खड़े लोग अपने को संभाल नहीं पाते और तुम पर गिरने लगते हैं। भगदड़ एक आपदा है। ये उत्सव को एक दुर्घटना में परिवर्तित कर देती है। जो व्यक्ति मर जाते हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोग तुम्हारे ऊपर गिरते हैं, तुम्हें घायल करते हैं, तुम्हें मार देते हैं। कुछ लोग सांस उखड़ने से, दम घुटने से मर जाते हैं। तुम जानते हो,
जिन लोगों का दम घुटता है वे 64 प्रति वर्ग इंच का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 14.7 psi का लगभग आधा होता है। तुम खड़े खड़े ही मर जाते हो। घनत्व तो बढ़ता जाता है, जगह नहीं होती और एक शरीर पर दूसरा शरीर होता है और हल्की सी हलचल भी आसपास के लोगों पर दबाव डालती है। ऐसी घटनाओं में मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़ जाते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर कहते हैं। एक अफवाह फैल जाती है भीड़ में या जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें जिज्ञासा भी है और तुम भयभीत भी हो। इस निकट आती हुई भीड़ से तुम डर जाते हो और धक्का मारने लगते हो। तुम वास्तव में गिरते या कुचले जाते नहीं हो। तुम्हारी छाती पर बहुत दबाव होता है और तुम दबकर एक अजगर की भांति मर जाते हो। जब मैंने इलाहाबाद में भगदड़ देखी तो मुझे लगा कि वहां कोई आपदा प्रबंधन नहीं था। भारत में हमारे पास भीड़ नियंत्रण का सही प्रबंध नहीं है। ये समस्या केवल भारत की नहीं, सभी जगह है। पूरी दुनिया में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। मेरे ख्याल से बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले से ही योजना बनानी चाहिए, यानी कितनी जगह है और कितनी भीड़ आ सकती है। भीड़ के व्यवहार पर भी नजर रखनी चाहिए। अधिक घनत्व वाले स्थान की पहचान पहले ही कर लेनी चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद मैं भी एक सुझाव देना चाहूँगा। ऐसे आयोजनों को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रवेश और निकास होने चाहिए। रोहित, प्राधिकरण इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का ये सुझाव है कि भगदड़ को रोकने के लिए सुरक्षित गाइडलाइंस होनी चाहिए। अहमदाबाद के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने भी कुछ विकल्प सुझाए हैं, जैसे आने जाने के लिए अनेक मार्ग, बड़ी भीड़ के दबाव को रोकने के लिए। एक अन्य विकल्प है मेहमानों के लिए उचित योजना। तुम जानते हो यातायात सुविधाएं भी आवश्यक हैं। ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, आपात निकास भी सहायक होंगे। यथोचित घेराबंदी, बिजली उपकरणों और अग्निशमन उपकरणों को सही स्थान पर लगाना भी भगदड़ प्रबंधन के प्लान हैं। पापा, हाँ, भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा रोहित। प्राथमिक चिकित्सा और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी जरूरी हैं। लाउड स्पीकर और सार्वजनिक घोषणा केंद्र भी जरूरी हैं लोगों को सतर्क करने के लिए। मैं जानता हूं, एक बार भगदड़ शुरू हो जाए तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। एक बार सैकड़ों लोगों का दबाव आप पर पड़ता है तो आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन यदि आप एक तरफ मुड़ जाएं तो बच सकते हैं। बल आपकी छाती की जगह आपके कंधे सहन कर लेते हैं और तुम सांस ले सकते हो। पापा, एक आखिरी और सबसे बेहतर सुझाव है कि आप सतर्क रहें कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। स्वयं अपने खतरों का अवलोकन करें। बहुत अच्छा, और निष्कासन की तरफ बढ़ने लगें। बहुत बढ़िया पापा। कम से कम एक व्यक्ति को थियोरेटिकली प्रशिक्षित कर दिया। नहीं रोहित, तुम पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो। तुम्हें सीपीआर की जानकारी नहीं है। शारदा आंटी, ये सीपीआर क्या है? सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेशन। ये एक आपातकालीन तरीका है दिमाग को क्रियाशील रखने के लिए, हृदय गति रुकने पर खून के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए, जब तक कोई और कदम ना लिया जा सके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये केवल भगदड़ में ही नहीं परंतु वहाँ भी ज़रूरी है जहाँ बहुमंजिल इमारत गिर जाती है। ज़्यादातर हृदय गति वहाँ रुक जाती है ऑक्सीजन की कमी व दम घुटने से। रोहित, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है। रोहित, भगदड़ और बहुमंजिला इमारत गिरने पर ज़्यादातर लोग दम घुटने से ही मरते हैं। इसीलिए पहले ग्रस्त लोगों की प्रतिक्रिया देखनी पड़ती है। यदि व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और सांस नहीं ले रहा है या सामान्य सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले 911 पर फ़ोन करो। यदि व्यक्ति सामान्य सांस नहीं ले रहा है तो छाती पर हाथ से दबाव डालना शुरू कर देना चाहिए। मम्मी, हाँ दबाव से क्या होता है? बेटा, ये खून के दौरे को पुनः चालू कर देता है। और ये कैसे किया जाता है? रोहित, मैं बताती हूँ। छाती के बीच में हाथ से 2 इंच तक दबाव डालें। लगभग 30 बार प्रति मिनट 100 की दर से जल्दी जल्दी पंप करें। इसे पंपिंग भी कहते हैं और ये 1 सेकंड से भी तेज गति से होनी चाहिए। ओह, इतना तेज! और फिर क्या करना चाहिए? और फिर सिर को पीछे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को दबाएं। अच्छा, और फिर नाक बंद करके अपने मुंह को उसके मुंह पर लाएं। बहुत अच्छा। और फिर अपने मुंह से उसे सांस दें जब तक कि उसकी छाती ऊपर ना उठने लगे। अच्छा किया। फिर? और फिर
प्रति सेकंड 2 सांस दो और इसी प्रकार 30 पंप और सांस देते रहो जब तक कि कोई सहायता ना मिले। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं देख लेगा। इस प्रकार भगदड़ व बहुमंजिली इमारत गिरने से फंसे लोग जो बेहोश हो जाते हैं उनको बचा सकते हैं। उनका विस्थापन भी आवश्यक है, परंतु ये सरकार का काम है। आम नागरिक को ऐसी घटनाओं में लोगों को मलबे से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। उन्हें पानी व स्वास्थ्य सेवाएं दें। अरे हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो लूट की इच्छा से आए हैं वहाँ पे। सबसे आवश्यक बिंदु है कि संबंधित प्राधिकरण जैसे अग्निशमन, नगर निगम व पुलिस को सूचना दे। एक चीज भूल गए रोहित, स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसे कार्य में मदद करती हैं और कुछ एजेंसियां स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू शारदा आंटी। इसके साथ ही हम अपने विषय को, जिस पर पिछले आधे घंटे से चर्चा चल रही थी, उसे समाप्त करते हैं। आज हमने आपदा प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीखा पापा। बिल्कुल। और मैं स्कूल में और अपने सभी दोस्तों को, सब लोगों को बताऊंगा। आपदा प्रबंधन के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए पापा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये विषय यहीं समाप्त करते हैं और खाना खाने का वक्त हो गया। क्या सबको भूख नहीं लगी है क्या? पापा मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो चलते हैं, खाना पे टूट पड़ते हैं। चलो चलो, सारा बिल्कुल तैयार है खाना, मैं अभी परोसती हूँ। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 23वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर पारुल सेठ और डॉक्टर किशोर कुलकर्णी। हिंदी अनुवाद सविता यादव। समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बी के त्यागी। निर्देशन उपेंद्र खुशू। प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सिद्धार्थ भारद्वाज, सलीम खां, डॉक्टर संवेदना दुग्गल, विशाल कुमार, शोभना भारद्वाज और अशोक मलकानी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, CPR का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, CPR का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ किस वर्ष में हुई थी? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।